नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। यूं तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून संसद पारित कर चुकी है, लेकिन उसे लागू होने में अभी वक्त है। इस बीच उम्मीद ये की जा रही थी कि बड़े राजनीतिक दल संसद में अपने भाषणों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को या बढ़ाने को लेकर बढ़ चढ़कर किए गए दावों को जमीनी हकीकत पर उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कम से कम लोकसभा चुनाव उनके लिए एक ऐसा मौका था जहां वे महिला आरक्षण कानून के बिना ही महिलाओं को अधिक संख्या में टिकट देकर अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण दे सकते थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? हमने दो बड़े राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची को खंगाला। इससे जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक 418 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी की तमाम सूचियों का योग 418 है। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 69 है। यानी अगर प्रतिशत देखा जाए अभी तक तो 17% महिला उम्मीदवारों को बीजेपी ने अपनी सूची में जगह दी है। कांग्रेस की सूची पर भी नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस ने अभी तक 235 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 29 है। यानी जो प्रतिशत है कांग्रेस के सूची में, उम्मीदवारों की सूची में, यह महिला उम्मीदवारों का 12% का आंकड़ा बनता है। कुछ प्रमुख महिला चेहरे जो बीजेपी की सूची में हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये काफ़ी, इनमें से कुछ अनुभवी भी हैं, कुछ नए चेहरे भी बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं। मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, ये तमाम बड़े नाम हैं जो बीजेपी की पहचान काफ़ी समय से संसद में है, लोकसभा में है। हेमा मालिनी, इसके साथ ही अपराजिता सारंगी को भी बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से लड़ रही हैं। पूनम माडाम एक बार फिर चुनाव मैदान में। कंगना रनौत को पार्टी ने मैदान में उतारा है। रेखा पात्रा संदेश खाली से हैं और माधवी लता को भी बीजेपी ने उतारा है। राजमाता अमृता राय को भी बीजेपी ने अपनी सूची में जगह दी है। कांग्रेस की प्रमुख महिला उम्मीदवारों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ज्योत्सना महंत को कांग्रेस ने यहाँ मैदान में उतारा है। गीता शिवराज कुमार को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा राम्या हरिदास, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर संगीता बेनीवाल, उर्मिला जैन भाया और संजना जाटव को कांग्रेस ने अभी तक टिकट दिया है। कारण है कि जो संख्या है, कहने के लिए 33% की बात है, लेकिन आंकड़ा जब टिकट देने की बात होती तो वहां तक दूर दूर तक पहुंचता नजर नहीं आता। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। अदिति फडणीस, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही आरती जेरत, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा अदिति, हमने ये जो आंकड़ा बताया है, आप इसे किस तरह देखती है? 17% बीजेपी की सूची में और करीब 12% कांग्रेस की सूची में। हालांकि अभी कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। जी, उम्मीदवारों का ऐलान तो होगा और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महिलाएं उसमें जुड़ जाएंगी। लेकिन एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर ये मुकाबला महिला के खिलाफ है तो बात अलग है। लेकिन अगर ये मुकाबला महिला और पुरुष के खिलाफ है तो आप किसको चुनेंगे? एक ऐसी महिला को जो कि ये डंके की चोट पर कहती है कि सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे या होना चाहिए था उनको, और या एक पुरुष, आप किसको वोट देंगे? तो कुल मिला के हर महिला केवल महिला होने के नाते उसको वोट देना चाहिए या उसका चुनाव होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। ठीक है, आरती जी आपको लाना चाहूँगा। आप किस तरह देखती हैं इस आंकड़े को? क्योंकि ये भी कहा गया था कि 33% आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन अभी उसमें तो वक्त है। लेकिन उससे पहले कम से कम संगठन में जगह दे दी जाए, संगठन में ये आंकड़ा पूरा कर लिया जाए। और कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि अगर आप उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं तो ये इसमें कम से कम ये आंकड़ा पूरा कर लें। हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर भी हमने देखा कि 33% का जो आंकड़ा है वहाँ तक उम्मीदवारों का पहुँचता नहीं है। तो ऐसे में राजनीतिक दल अभी टिकट देने में काफी पीछे हैं महिलाओं को। आरती जी, सॉरी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। प्रश्न फिर से बोलिए। मैं आपको प्रश्न दोहरा देता हूं। मैं आपको यही बोल रहा था कि ये बात जब आती है कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए, संसद ने कानून भी बना दिया है इसमें, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन उससे पहले कम से कम ये हो सकता था कि संगठन में जगह दे दी जाए, जब आप उम्मीदवार घोषित करें उसमें 33% टिकट आप दे दें
और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव भी हुए थे वहां पर भी ये आंकड़ा 33 तक नहीं पहुंचा था। तो ऐसे में आपको लग नहीं रहा कि अभी एक लंबा सफर तय करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आरक्षण देने के बाद भी महिलाओं को टिकट नहीं मिल रहा है सही तरीके से। आजकल बस एक ही क्राइटेरियन होता है टिकट सिलेक्शन करने में, वो है विनेबिलिटी, कौन जीत सकता है सब। और इसके लिए जो बहुबाली हैं, जिनके पास मसल पावर है, वो चुने जाते हैं। जो पैसे वाले हैं, जिनके पास मनी पावर है, वो चुने जाते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। तो इसमें महिलाएं कहाँ आएंगी बेचारी। तो इसीलिए तो आरक्षण बहुत जरूरी है। मैं वैसे आरक्षण के फेवर में नहीं हूँ, पर महिलाओं के लिए मैंने आरक्षण का बहुत ही मतलब फेवर में लिखा है, क्योंकि अगर हम महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे तो वो कभी आएंगे नहीं, वो कभी भागीदारी नहीं बन सकेंगे पॉलिटिक्स में। और आप देख लीजिए, मतलब इतना बात करते हैं ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि महिलाओं का वोट अब काफी कीमती हो गया है, बहुत से महिलाएं निकल रहे हैं वोट डालने, तो बहुत से बात करते हैं पर उनको भागीदारी नहीं बनाते हैं पॉलिटिक्स में। अखिलेश जी, मैं एक चीज दोहराना चाहूंगी यहाँ। पिछले चुनाव में उड़ीसा में बीजू जनता दल ने 33% टिकट दिए थे महिलाओं को, और तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में 33% टिकट्स दिए थे महिलाओं को। दोनों प्रदेश में ज्यादातर ये जिनको ज्यादातर महिलाएं जिनको टिकट मिली थी वो जीती थी। तो ये साबित करता है कि महिलाएं जीत सकती हैं चुनाव, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो जीत सकती हैं। पर क्यों नहीं देती हैं ये बड़ी पार्टियां, जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्यों नहीं देती हैं? सिर्फ 2 रीजनल पार्टीज ने क्यों दिया? जी, ये एक बड़ा सवाल है। और जो अदिति बात कही है आरती जी ने, उन्होंने कहा कि विनिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद ये भी दिमाग में रहता है जब टिकट बांटे जाते हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि महिला उम्मीदवार के सामने खड़ा कौन है। और जब ये होता है, कई बार आंकड़े इस बात को भी बताते हैं कि जब पुरुष उम्मीदवार से मुकाबला होता है महिला उम्मीदवार का, तो कई बार जो महिला मतदाता होती हैं उनकी पसंद भी पुरुष जो उम्मीदवार होता है उसकी तरफ चली जाती। तो ये कोई इस बात की गारंटी नहीं देता है कि अगर आप महिला को खड़ा कर रहे हैं वहां पर, तो महिला मतदाता अपना वोट जो है वो देंगी। निश्चित रूप से। और मेरे ख्याल से ये भी सही है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस चोटी की महिला चुनाव में आए, मतलब नाम मात्र के लिए आप किसी महिला को खड़ा कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है उससे। उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको एक नई पौध तैयार करनी होगी हर पार्टी को, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बाकी पार्टियों में भी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत पुशबैक होता है पार्टियों का पुरुषों की तरफ से, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे सामने एक कोई प्रतिद्वंदी आ रहा है और उसको टिकट केवल इसलिए दिया जा रहा है कि वो महिला हो। तो अभी आगे संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और आरती जी, जाते जाते आपसे यही समझना चाहेंगे, जो बात अदिति जी ने कही महत्वपूर्ण बात है कि अभी काफ़ी होमवर्क करना होगा, एक पौध जो है वो तैयार करनी होगी नेताओं की, महिला नेताओं की खासतौर से, क्योंकि जब ये आरक्षण लागू होगा तब आपको इतनी बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार चाहिए होंगे। क्या आपको लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियां उसके लिए तैयार है? क्योंकि संगठन में जैसा मैंने कहा है कि कहा तो गया कि 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी, लेकिन वो जो पद होते हैं बड़े जूनियर लेवल के पद जो है वो महिलाओं के लिए दे दिए जाते हैं, वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर भी एक तरह का रिलक्टेंस दिखता है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से। देखिए, महिलाओं को तो लड़ना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल में जो हमारे पार्टीज के लीडर्स हैं उन्होंने बहुत बातें बोली हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के विषय में। बिल्कुल। तो जो उनको, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, दे शुड वॉक द टॉक। जब उन्होंने इतनी बातें बोली हैं तो उनको फिर ये साबित भी करना पड़ेगा कि वो सचमुच में वुमेन्स एम्पावरमेंट में बिलीफ रखते हैं। तो अभी तक एक टाइम था जब सोनिया गांधी ने भी कहा था कि वो ज्यादातर महिलाओं को टिकट देंगी, पर फिर कांग्रेस ने दिया नहीं टिकट, क्योंकि मेरे ख्याल में जो कांग्रेस के पुरुष लीडर्स थे उन्होंने पुश बैक किया
कि नहीं, हमारे सीट नहीं आप छीन सकते हैं और महिला को दे सकते हैं, या अगर महिला को देना है तो हमारी पत्नी को दीजिए, या हमारी बहन को दीजिए, या हमारी बेटी को दीजिए। तो ये विमेन्स एम्पावरमेंट नहीं है। पर अब देखिए क्या होता है, ये आरक्षण हमको इसके लिए लड़ना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ये लागू हो। और अभी तक तो बहुत मतलब कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है, पर इसके लिए जरूर लड़ाई करनी पड़ेगी कि ये कोई टाइमलाइन हमको जी। डिमांड करने पड़ेगा अगले सरकार से कि आप प्लीज एक टाइमलाइन बनाइए कि कब ये आरक्षण लागू होगा, क्योंकि इसी तरह से हम महिलाओं को भागीदारी बना सकते हैं पॉलिटिक्स। शुक्रिया आरती जी आपका, और अदिति जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आधी आबादी को अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चूरू में रैली की और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उन्होंने कहा कि जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखा दिए। उन्होंने कहा कि जो काम अब तक हुआ है वो तो सिर्फ झांकी है। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले अब अपने कार्यकर्ताओं को राम मंदिर की चर्चा पर चुप रहने की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। लेकिन मोदी के मन की बात में आज चूरू में बता देता हूं, बता दूं, देखिए जो अब तक हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। तो चुनाव इंडिया का में आज इतना ही। नमस्कार।